हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, यूर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ग्रेविटेशन के आज के इस लेक्चर में हम बाइनरी स्टार के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके क्वेश्चन अक्सर जेई मेंस और जेई एडवांस में आते रहते हैं। तो आज का हमारा लेक्चर है बाइनरी स्टार। बाइनरी स्टार क्या होता है? मान लो एक ये स्टार है जिसका मास m1 है, और एक ये स्टार है जिसका मास m2 है। ठीक है। और मान लो m2 m1 से ज्यादा है और इनके बीच की सेपरेशन d है। ठीक है। तो m2 m1 से ज्यादा है ना, तो इन दो स्टार का सेंटर ऑफ मास m2 के नजदीक आएगा, कुछ यहां पे आएगा। सही बात है। और ये मान लो R1 होगी और ये R2। तो R1 कितना होगा? m2d डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक है। और R2 कितना होगा? m1d डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। बिल्कुल सही है। दो स्टार हैं, m1 मास का और m2 मास का। मैंने ऐसा मान लिया, मान लो m2 इज ग्रेटर देन m1, तो इस दो स्टार सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कुछ यहां पे आएगा, m2 के नजदीक। सही बात है। ठीक है। तो अब देखो मैंने क्या किया, इस m1 स्टार को कुछ ऐसे v1 वेलोसिटी दे दी और m2 स्टार को ऊपर की तरफ कुछ ऐसे v2 वेलोसिटी दे दी। ठीक है। और मान लो m1 v1 m2 v2 के बराबर है, ऐसा मान लो। ठीक है। तो इसका मतलब जब मैंने इन दो स्टार्स को साइमल्टेनियसली ऐसे v1 और ऐसे v2 वेलोसिटी देके छोड़ा है, इस पोजीशन पे सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे आएगा। ठीक है। और देखो इनके बीच में है ना, हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वल एंड अपोजिट आएगा। तो नेट फोर्स ऑन सिस्टम, इस टू स्टार सिस्टम पे नेट फोर्स क्या रहेगा? 0। इसका मतलब है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट रहेगी। तो इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 रहेगी, मतलब सेंटर ऑफ मास हमेशा रेस्ट पे रहेगा। मैंने क्या किया, इन दोनों स्टार्स को साइमल्टेनियसली कुछ ऐसे वेलोसिटी देके छोड़ दिया, इस स्टार को v1 वेलोसिटी देके और इस स्टार को ऊपर की तरफ v2 वेलोसिटी देके छोड़ दिया। और मान लो कुछ ऐसा है कि m1 v1 m2 v2 के बराबर है, तो इस पोजीशन पे सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे आएगा। ठीक है। और ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वल एंड अपोजिट रहेगा हमेशा, तो नेट फोर्स सिस्टम पे 0। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 रहेगा। तो इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट रहेगी, और वो कितनी रहेगी? 0। तो सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे ही रहेगा। तो जब मैंने इन दो स्टार्स को ऐसे फेंका है, m1 स्टार को नीचे की तरफ v1 वेलोसिटी देके फेंका इस पोजीशन से, m2 स्टार को ऊपर की तरफ v2 वेलोसिटी देके छोड़ा इसी पोजीशन पे साइमल्टेनियसली। मान लो मैंने ऐसा पाया कि ये जो दोनों स्टार है ना, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेंगे अबाउट सेंटर ऑफ मास। ऐसा बिल्कुल हो सकता है। ठीक है। ऐसा बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल। ये जो m1 मास का जो स्टार है, ये r1 रेडियस का यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। m2 मास का जो स्टार है वो r2 रेडियस का, स्मॉल r2 रेडियस का यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। और ये m1 मास का स्टार
की जो कांस्टेंट स्पीड होगी वो कितनी होगी v1, और m2 मास स्टार की कांस्टेंट स्पीड होगी v2। ठीक है, तो मतलब देखो जब मेरा ये जो स्टार है ना m1 कुछ यहां पे पहुंचा होगा, वेलोसिटी कुछ ऐसे v1, ठीक है, तो m2 स्टार कुछ यहां पे पहुंचा होगा, वेलोसिटी ऐसे v2। ठीक है, तो देखो इन दोनों स्टार के बीच की सेपरेशन है ना वो d ही रहेगी, वो d ही रहेगी। ठीक है, ये सेपरेशन बिटवीन स्टार्स रिमेन्स d, और ये जो दोनों स्टार हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेंगे, ऐसा बिल्कुल हो सकता है, और ऐसा मैंने पाया जैसा कि दिखाई दे रहा है। बोथ स्टार्स परफॉर्म यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अबाउट सेंटर ऑफ मास, मतलब इनके सर्कुलर मोशन का सेंटर क्या होगा, सेंटर ऑफ मास। ठीक है, और जो m1 स्टार है इसकी जो कांस्टेंट स्पीड होगी, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट होती है ना, वो कितनी रहेगी v1। ठीक है, और इसके सर्कुलर मोशन की जो रेडियस होगी वो कितनी रहेगी, स्मॉल r1, जो कि मैं ये निकाल चुका हूं। ठीक है, और जो m2 स्टार है ये भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। m2 स्टार के यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो कांस्टेंट स्पीड होगी वो क्या होगी, v2, और कितने रेडियस का सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, स्मॉल r2 रेडियस का। देखो इन दोनों के सर्कल का सेंटर वो सेंटर ऑफ मास ही है, और सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे ही रहेगा, क्योंकि जब m1 पॉइंट मास यहां पे पहुंचा होगा तो m2 पॉइंट मास यहां पे पहुंचा होगा। तो देखो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वल एंड अपोजिट कैंसल, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या रहेगा, 0। और इनिशियली मैंने इन दोनों स्टार्स को यहां से कुछ ऐसे थ्रो किया था, m1 स्टार को नीचे की तरफ v1 स्पीड देके, m2 स्टार को ऊपर की तरफ v2 स्पीड देके साइमल्टेनियसली, और कुछ ऐसा था कि m1 v1 m2 v2 के बराबर होगा। तो इसका मतलब जब ये दोनों स्टार इस पोजीशन पे हैं, जब मैंने इनको साइमल्टेनियसली थ्रो किया है जस्ट, तो सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे होगा। और फिर मैंने ऐसा पाया कि ये दोनों स्टार यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेंगे। m1 स्टार स्मॉल r1 रेडियस का और v1 कांस्टेंट स्पीड से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, और m2 स्टार स्मॉल r2 रेडियस का और v2 कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो ऐसे में देखो जब m1 स्टार यहां पे पहुंचा होगा ना, तो m2 स्टार यहां पे पहुंचागा, m2 स्टार की वेलोसिटी ऐसे v2, m1 स्टार की वेलोसिटी ऐसे v1, इनके बीच की सेपरेशन d ही रहेगी कांस्टेंट। ठीक है, और सेंटर ऑफ मास इन दो स्टार सिस्टम का रेस्ट पे रहेगा, और जो ये सेंटर ऑफ मास है ना इन दोनों के सर्कल का सेंटर है। ठीक है, तो देखो जब m1 पॉइंट मास कुछ यहां पे पहुंचेगा, वेलोसिटी ऐसे v1, सही बात है, तो m2 स्टार कुछ यहां पे पहुंचेगा और वेलोसिटी ऐसे v2। ठीक है, और जब m1 स्टार यहां पे पहुंचेगा, वेलोसिटी ऐसे v1, तो m2 स्टार कुछ यहां पे पहुंचा होगा, वेलोसिटी ऐसे v2। ठीक है, तो देख सकते हो
इन दोनों स्टार्स की जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है ना वो हमेशा अपोजिट रहेगी। ऐसे v1 ऐसे v2 और m1 v1 m2 v2 के बराबर है ये, तो सेंटर ऑफ मास हमेशा रेस्ट पे रहेगा। मतलब सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या रहेगी, जीरो। सेंटर ऑफ मास हमेशा रेस्ट पे रहेगा। जब m1 पॉइंट मास यहाँ पे पहुंचा होगा तो m2 पॉइंट मास यहाँ पे पहुंचा होगा। देख सकते हो डायरेक्शन ऑफ मोशन अपोजिट है, हमेशा होगा ऐसा, ठीक है। तो ये दोनों यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेंगे और इन दोनों के सर्कल का जो सेंटर होगा वो क्या होगा, सेंटर ऑफ मास ऑफ दीज टू स्टार्स, और ये सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे रहेगा। तो फाइंड आउट क्या करना है, v1 और v2 फाइंड आउट करो, ठीक है। और देखो ये जो दोनों स्टार हैं एक चक्कर पूरा करने में अपने अपने सर्कल का सेम टाइम लेंगे। टाइम पीरियड ऑफ वन रिवॉल्यूशन फाइंड आउट करो, क्योंकि जब m1 स्टार यहां पे है वेलोसिटी v1, m2 स्टार यहां पे वेलोसिटी v2, m1 स्टार यहां पे वेलोसिटी v1, m2 स्टार यहां पे वेलोसिटी v2, m1 स्टार यहां पे वेलोसिटी v1 तो m2 स्टार यहां पे वेलोसिटी v2, ठीक है। जब m1 स्टार यहां पे वेलोसिटी v1 तो m2 स्टार यहां पे वेलोसिटी v2, और ये जो m1 स्टार ऐसे घूम के आएगा यहां पे, तो ये m2 स्टार यहां पे घूम के यहां पे पहुंचेगा, ऐसे घूम के, ठीक है। तो देख सकते हो m1 स्टार जैसे गया है, एक चक्कर पूरा किया, तो m2 स्टार ने भी उतने ही टाइम में चक्कर पूरा किया है। तो टाइम पीरियड ऑफ वन रिवॉल्यूशन सेम रहेगा, वो फाइंड आउट करना है। अब सोल्व करते हैं इसको, v1 v2 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं और टाइम पीरियड ऑफ वन रिवॉल्यूशन ऑफ ईच स्टार जो कि सेम आएगा वो फाइंड आउट करते हैं। तो अब देखो m1 स्टार पे ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसे आएगा F टूवर्ड्स m2 स्टार, और m2 स्टार पे ग्रेविटेशनल फोर्स बाय m1 ऐसे आएगा F, मैग्नीट्यूड में सेम लेकिन अपोजिट। अब दोनों स्टार यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो इसके लिए क्या जरूरी है, नेसेसरी रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, और इनको वो कौन प्रोवाइड करवाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यही क्या प्रोवाइड करवाएगा इन दोनों को, नेसेसरी रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना आएगा, g m1 m2 डिवाइडेड बाय d स्क्वायर। इनके बीच की सेपरेशन, स्टार्स के बीच की सेपरेशन d रहेगी हमेशा, और यही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करवाएगा। तो ये किसके बराबर होगा, m1 v1 स्क्वायर बाय में स्मॉल r1, या m2 v2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्मॉल r2, सही बात है। तो अब देखो यहां से आप v1 और v2 की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हो। इन दोनों से v1 की वैल्यू निकल आएगी, और जब इन दोनों को इक्वेट करोगे तो v2 की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। स्मॉल r1 मेरे को पता है, स्मॉल r2 भी पता है, तो स्मॉल r1 स्मॉल r2 की दोनों की वैल्यूज यहाँ पे पुट करनी है। जब इन दोनों को इक्वेट करोगे तो v1 की वैल्यू निकलेगी, इन दोनों को इक्वेट करोगे तो v2 की वैल्यू निकलेगी। तो ये जो स्मॉल r1 की वैल्यू ये मेरे को पहले से पता है, तो स्मॉल r1 की ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना, और जब इन दोनों को इक्वेट करोगे तो v1 की वैल्यू निकल के आएगी, और ये क्या आएगी, m2 इंटू में रूट g बाय में d इंटू में m1 प्लस m2, ठीक है। और स्मॉल r2 की वैल्यू यहां पे पुट करोगे, और जब इन दोनों को इक्वेट करोगे तो v2 की वैल्यू निकल के आएगी, और ये कितनी आएगी, m1 रूट g बाय में d m1 प्लस m2, ठीक है।
तो V1 की वैल्यू निकल गई, V2 की वैल्यू निकल गई। अब देखो इन दोनों की एंगुलर वेलोसिटी वो भी क्या रहेगी, कांस्टेंट, सेम कांस्टेंट। तो टाइम पीरियड ऑफ वन रिवॉल्यूशन ऑफ बोथ स्टार सेम रहेगा और वो कितना आएगा 2 पाई बाय ओमेगा। और देखो V1 ये किसके बराबर आएगा, R1 ओमेगा के बराबर, V2 R2 ओमेगा के बराबर। ठीक है, तो टाइम पीरियड ऑफ वन रिवॉल्यूशन देखो कितना आ गया 2 पाई बाय में ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू चाहे यहां से पुट कर लो चाहे यहां से, मर्जी है। तो ओमेगा की वैल्यू V1 बाय में R1, तो 2 पाई R1 बाय में V1, ये हो जाएगी टाइम पीरियड ऑफ वन रिवॉल्यूशन। या ओमेगा की वैल्यू यहां से भी पुट कर सकते हो, तो टाइम पीरियड की वैल्यू क्या आएगी 2 पाई स्मॉल r2 बाय में V2। दोनों से ही सेम आएगा टाइम पीरियड की वैल्यू, मैं यहां से निकाल रहा हूं। ठीक है, 2 पाई R1 बाय में V1। R1 की वैल्यू क्या है M2D बाय में M1 प्लस M2, यही तो है। और बाय में V1, V1 ये निकल के आया है M2 इंटू में रूट G बाय में D M1 प्लस M2। तो यहां से आप सोल्व कर सकते हो। तो टाइम पीरियड की वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी 2 पाई रूट D क्यूब डिवाइडेड बाय 2GM, 2 पाई रूट D क्यूब बाय में 2G M1 प्लस M2। टाइम पीरियड की वैल्यू आएगी 2 पाई, यहां से सोल्व करोगे ना जब आप, 2 बाई रूट D क्यूब डिवाइडेड बाय G M1 प्लस M2, ये आएगी। ये क्या आएगी 2 पाई रूट D क्यूब डिवाइडेड बाय G M1 प्लस M2, ये आएगी टाइम पीरियड की वैल्यू। ठीक है, तो टाइम पीरियड ऑफ वन रिवॉल्यूशन ये निकल गया। और दोनों स्टार्स की जो स्पीड है V1 और V2 वो कितनी होनी चाहिए, ये भी निकल गए। तो यही फाइंड आउट करना था। तो अब मैं केवल जरूरी इंफॉर्मेशन को लिख लेता हूं। तो देखो सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे रहेगा, ये पक्का है। और V1 की वैल्यू मतलब M1 स्टार की कांस्टेंट स्पीड V1 वो क्या आई M2 इंटू में रूट G बाय में D M1 प्लस M2। और M2 स्टार की कांस्टेंट स्पीड V2 उसकी वैल्यू क्या आई M1 रूट G डिवाइडेड बाय D M1 प्लस M2। ठीक है, V2 की वैल्यू निकल गई, V1 की वैल्यू निकल गई। और दोनों के वन रिवॉल्यूशन का टाइम टेकन मतलब टाइम पीरियड ऑफ वन रिवॉल्यूशन सेम आएगा। और वो कितना आएगा 2 पाई रूट D क्यूब डिवाइडेड बाय G M1 प्लस M2, ये आएगा। V1 निकल गया, V2 निकल गया, टाइम पीरियड ऑफ वन रिवॉल्यूशन ऑफ बोथ स्टार्स। तो अब देखो इसी में ही एक स्पेशल केस बनता है। ये तो था बिल्कुल जनरल केस, एक स्टार है जिसका मास M1 है, दूसरा स्टार है जिसका मास M2 है, M2 M1 से ज्यादा है। ठीक है, ये तो था बिल्कुल जनरल केस। एक होता है इसका स्पेशल केस,
मतलब जब दोनों स्टार आइडेंटिकल हो, दोनों स्टार्स का मास क्या हो, सेम हो, m के बराबर हो। ठीक है, मतलब एक स्टार ये है मास m, दूसरा स्टार ये है मास m ही है, दोनों स्टार्स आइडेंटिकल हैं, इनके बीच की सेपरेशन d। ठीक है, तो इनका सेंटर ऑफ मास मिडल में आएगा, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो देखो मैं इस स्टार को कुछ ऐसे v वेलोसिटी देके और इस स्टार को ऊपर की तरफ ऐसे v वेलोसिटी देके दोनों को साइमल्टेनियसली छोड़ूंगा, और मैंने ऐसा पाया कि ये दोनों यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, एक ही सर्कल पे चलेंगे ये बिल्कुल। जब ये वाला स्टार यहां पे पहुंचा होगा तो ये स्टार कुछ यहां पे पहुंचा होगा। ठीक है, दोनों की रेडियस सेम होगी सर्कुलर मोशन की, d/2। ठीक है, दोनों सेम सर्कल पे चलेंगे और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेंगे v कांस्टेंट स्पीड से, ऐसा मैंने पाया। तो जब ये स्टार यहां पे पहुंचा होगा तो ये स्टार यहां पे, और जब ये वाला स्टार यहां पे पहुंचेगा तो ये स्टार यहां पे पहुंचेगा। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मोशन अपोजिट रहेगी, तभी तो सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे रहेगा, और दोनों एक ही सर्कल पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, इनके बीच की सेपरेशन d रहेगी। तो ऐसा होने के लिए v की वैल्यू बताओ कितनी होगी। v1 और v2 बराबर आएंगी, v के बराबर, और वो कितनी आएंगी, m2 की जगह m पुट कर दो, m1 की जगह भी m पुट कर दो, g d m1 प्लस m2 2m। तो ये कितनी आ गई, रूट जी एम बाय 2d। ठीक है, और टाइम पीरियड ऑफ वन रिवॉल्यूशन वो यहां से निकाल दो, m1 और m2 दोनों को m पुट कर दो, 2 पाई रूट d क्यूब g m1 प्लस m2 2m। ये आ गया, मतलब मेरे पास दो आइडेंटिकल स्टार हैं, दोनों का मास सेम mm, दोनों के बीच की सेपरेशन d। इस स्टार को नीचे की तरफ इतनी स्पीड देके थ्रो करूं और इस स्टार को ऊपर की तरफ इतनी स्पीड देके थ्रो करूं। ठीक है, इतनी, तो होगा क्या, ऐसे में ये दोनों स्टार सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेंगे d/2 रेडियस का, और इन 2 स्टार सिस्टम का सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे रहेगा। ठीक है, और टाइम पीरियड ऑफ वन रिवॉल्यूशन वो इतना आएगा। जब ये वाला स्टार यहां पे पहुंचेगा तो ये वाला स्टार यहां पे, डायरेक्शन देख सकते हो अपोजिट है, डायरेक्शन ऑफ मोशन अपोजिट। ये वाला स्टार यहां पे तो ये वाला स्टार यहां पे, जब ये वाला स्टार यहां पे पहुंचेगा तो ये वाला स्टार कुछ यहां पे ऐसे पहुंचेगा। ठीक है, तो दोनों को एक सर्कल पूरा करने में, मतलब सर्कल का एक चक्कर पूरा करने में सेम टाइम लगेगा, इतना टाइम पीरियड ऑफ वन रिवॉल्यूशन। ठीक है, और दोनों की कांस्टेंट स्पीड v वो भी सेम होगी इतनी। तो अब देखो, ये जो मेरा जनरल केस था ना, इसके ऊपर बेस्ड एक न्यूमेरिकल करता हूं मैं। जनरल केस के ऊपर बेस्ड मतलब जब दोनों स्टार्स का मास अलग अलग हो। मान लो मेरे पास एक स्टार तो ये है, इसका मास है m, और एक स्टार ये है,
इसका मास है 4m, ठीक है। इनके बीच की सेपरेशन है d, ठीक है। तो इस 2 स्टार सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कुछ यहां पे आएगा, बिल्कुल आएगा। तो ये जो स्मॉल r1 है, ये जो स्मॉल r1 ये कितनी आएगी, 4m इंटू में d डिवाइडेड बाय m प्लस 4m 5m, 4d/5, ठीक है। और ये जो स्मॉल r2 है ये कितनी आएगी, d/5। तो अब देखो मैंने क्या किया, इस स्टार को नीचे की तरफ v1 रफ्तार देके छोड़ दिया और साइमल्टेनियसली इस स्टार को ऊपर की तरफ v2 रफ्तार देके छोड़ दिया। और मैंने ऐसा पाया कि दोनों स्टार यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेंगे ऑफ डिफरेंट रेडियाई। इस स्टार की सर्कल की जो रेडियस होगी वो होगी 4d/5, इस स्टार की सर्कल की जो रेडियस होगी वो होगी d/5, ठीक है। और इस स्टार की जो सर्कल की रेडियस होगी वो होगी 4d/5, 4m मास स्टार की सर्कल की रेडियस d/5, ठीक है। सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे ही रहेगा, तभी तो ऐसा होगा। ये दोनों स्टार्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेंगे। m1 स्टार मतलब m स्टार की जो सर्कुलर मोशन की जो कांस्टेंट स्पीड आएगी वो आएगी v1, और 4m स्टार की जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की जो कांस्टेंट स्पीड आएगी v2। तो v1 और v2 फाइंड आउट करो, और दोनों एक चक्कर पूरा करने में सेम टाइम लेंगे, मतलब टाइम पीरियड ऑफ 1 रिवॉल्यूशन फाइंड आउट करो, ठीक है। तो m1 को क्या पुट कर दो, m, और m2 को 4m यहां पे। तो v1 की वैल्यू देखो कितनी आ जाएगी, m2 को m, m1 को सॉरी m2 को 4m, m1 को m प्लस 4m 5m, ठीक है। यहां पे m2 को 4m पुट करो और m1 को m1 ये है, m2 ये है, m2 इज ग्रेटर देन m1, 4m इज ग्रेटर देन m। तो इस वाले स्टार की जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की जो कांस्टेंट स्पीड आएगी v1 वो ये आ जाएगी 4√gm/5d, ठीक है। और ये जो स्टार है मेरा जिसका मास 4m है, इस स्टार के यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की जो v2 कांस्टेंट स्पीड आएगी वो यहां से आ जाएगी, m1 को m पुट करो, m1 प्लस m2 m प्लस 4m 5m। तो ये कितनी आ गई, √gm/5d, ठीक है। v1 की वैल्यू ये निकल गई, v2 की वैल्यू ये निकल गई। अब टाइम पीरियड ऑफ 1 रिवॉल्यूशन, दोनों एक चक्कर पूरा करने में सेम टाइम लेंगे, लेकिन वो कितना लेंगे वो यहां से निकाल सकते हो, 2π√d³ g m1 प्लस m2 मतलब m प्लस 4m 5m। ये टाइम पीरियड ऑफ 1 रिवॉल्यूशन निकल आया, ठीक है। तो देखो ये जो m में स्टार है जब यहां पे पहुंचेगा ना, वेलोसिटी ऐसे v1 होगी, तो ये 4m स्टार कुछ यहां पे पहुंचेगा, वेलोसिटी ऐसे v2 होगी, इनके बीच की सेपरेशन d ही रहेगी, और सेंटर ऑफ मास इस 2 स्टार सिस्टम का रेस्ट पे रहेगा, ठीक है। तो जब ये m स्टार यहां पे पहुंचेगा, वेलोसिटी ऐसे v1 होगी,
तो ये 4m स्टार कुछ यहाँ पे पहुंचेगा, वेलोसिटी ऐसे v2 होगी, ठीक है। और देखो m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2 रहना चाहिए, मतलब m इंटू में v1 इज इक्वल टू 4m v2। तो देखो यहां से v1 क्या आ गई, 4v2 के बराबर। तो ये जो m स्टार है ना, इसकी जो कांस्टेंट स्पीड होगी ना v1, वो 4 टाइम्स होगी 4m स्टार की कांस्टेंट स्पीड v2 से, ठीक है। और ऐसा होना भी चाहिए। देखो ये जो स्टार है m स्टार, इसका पाथ बड़ा है, और ये जो 4m स्टार है इसका पाथ छोटा है सर्कल का, और दोनों को सेम टाइम लग रहा है एक चक्कर पूरा करने में। तो ऑब्वियसली v1 v2 से ज़्यादा होनी चाहिए, और वो कितनी होगी, v1 इज इक्वल टू 4v2। देख सकते हो v1 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ v2, यहाँ से भी देख सकते हो, ठीक है। तो ये जो बाइनरी स्टार है, ये जेईई मेंस और एडवांस के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से अक्सर एक क्वेश्चन आ जाता है। तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।